नमस्कार, क्लास एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन तक देख लिया था। आगे हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में मराठों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था का अ, संचालित किया, किस प्रकार की शासन व्यवस्था से शासन किया या किस प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित की। इसके लिए जो पिछली वीडियोस हैं उन्हें देखना आपका बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यह समझ सकें कि किस तरीके का इतिहास छत्तीसगढ़ में रहा है, कौन सा क्रम हमें पहले देखना है, कौन सा क्रम हमें बाद में देखना है। हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी पिछली वीडियो में। हालांकि पिछली वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बनाई गई थी, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में आए कि वह वीडियो हड़बड़ी में बनी है। तो आप उसे एक बार या दो बार देख लीजिए, उसके बाद इस नोट्स को पढ़ लीजिए, तो आपके लिए आसानी होगी टॉपिक को समझने में। कुछ प्रमुख विद्रोह रहे हैं जिन्हें आपको देखना है। फिर पुनः भोसला शासन किस प्रकार से आया, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य किस तरीके से रहा, कब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, कब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं मराठाकालीन शासन व्यवस्था की, तो आप याद रखिएगा कि जो मराठे थे इन्होंने कल्चुरीकालीन शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया, बल्कि वे अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था को लेकर आए थे। हालांकि उन्होंने पंचायतों में कल्चुरीकालीन शासन व्यवस्था को ही अपनाया था, या हम कह सकते हैं कि पंचायतों का जो प्रशासन था जिस तरीके से कल्चुरी काल में होता था उसी तरीके से मराठा काल में भी जारी रहा था। अगर हम प्रशासन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट रखा था। पहला खालसा क्षेत्र और दूसरा जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र वे क्षेत्र होते थे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे, और जमींदारी क्षेत्र वे क्षेत्र होते थे जो जमींदारों के नियंत्रण में होते थे। ठीक है। मराठों ने छत्तीसगढ़ में ही सूबा शासन व्यवस्था को लागू किया। सूबा शासन व्यवस्था बेसिकली एक ठेकेदारी प्रथा थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को सूबा मानकर ठेकेदारों को वितरित कर दिया जाता था। तो जो अधिक पैसे देते थे या अधिक लगान यहाँ से निकाल सकते थे, उन्हें वह सूबा प्रदान कर दिया जाता था और उन्हें सूबेदार का पद दिया जाता था। अगर प्रमुख अधिकारी के बारे में बात करें तो सूबा शासन व्यवस्था में सर्व प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पास नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी और फौजदारी सारे प्रमुख मामले होते थे, यानी ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसकी सहायता के लिए कमाविंजदार का पद बनाया गया था, जो परगने का प्रमुख अधिकारी था। सूबे को बाद में परगनों में विभाजित किया गया था, जिसके बारे में हम देख चुके हैं कि 27 परगने थे पहले, जो छत्तीसगढ़ों को हटाकर बनाए गए थे। बाद में इन्हें इनकी संख्या 9 कर दी जाती है। तो परगने के प्रमुख को कमाविंस्तार कहा जाता था, जो सूबेदार के अधीन काम करता था। इसका कार्य था शांति, सुरक्षा व राजस्व की वसूली करना, नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का निर्वहन करना। इसके साथ ही याद रखिएगा, इसको जो रैयतों की ओर से भेंट प्राप्त होती थी उसे शुक्राना कहा जाता था। रैयत यानी कि वहाँ की जो जनता होती थी उन्हें रैयत कहा जाता था, और ये जो भेंट कमाविंदार को देते थे उसे शुक्राना कहा जाता था। गौटिया याद रखिएगा, एक प्रमुख अधिकारी थे जो ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद होता था। गांव का शासन का संचालन करना इनका प्रमुख काम होता था। गांव के स्तर पर ये मजिस्ट्रेट की तरह भी या पुलिस की तरह भी काम करते थे। गौटियाओं को नियुक्ति पत्र जो होता था वह कमाविंजार देता था, यानी कि जो गौटिया होते थे वो कमाविंजार के अधीन कार्य करते थे। पटेल एक मराठाकालीन सृजित पद है, जिसका कार्य था लगान निर्धारण एवं वसूली में सहायता करना। इसके बाद फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी था, या इसे राजस्व अधिकारी भी कहा जाता था ना। देखिए, आय व्यय का हिसाब रखने वाला आप याद रखने के लिए रिलेट कर सकते हैं कि आय व्यय का हिसाब किस में रखा जाता है, कॉपी में, और कॉपी के पन्नों को फाड़ कर, इसने फाड़ने से फडणवीस आप रिलेट कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। नायब फडणवीस इसकी सहायता के लिए होता था। बरार पांडे जो होता था वह कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। ठीक है। और गांवों का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करना भी इसका काम था, बरार पांडे। फिर है पोतदार, जो राजकोषीय अधिकारी होता था। अब राजकोषीय अधिकारी है तो आय व्यय का हिसाब रखेगा, और बरार पांडे के सहयोग के लिए इसकी नियुक्ति की जाती थी। ये जो होते थे वो बरार पांडे के सहयोगी की तरह कार्य करते थे। ठीक है। फिर पंडरी पांडे है ना। देखिए, एक हमने पढ़ा बरार पांडे, एक हमने पढ़ा पंडरी पांडे। तो पंडरी को याद रखिएगा, जो मादक द्रव्यों से होने वाले आय व्यय का हिसाब रखने वाले अधिकारी को पंडरी पांडे कहा जाता था।
बढ़कर भी लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, जो जा जाकर फलों की दशा स्थिति की सूचना कमाविंदार को देता था और इसके आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। फिर कोतवाल, गांव की सुरक्षा। अमीन, राज्य संबंधी हिसाब की शुद्धि के लिए प्रत्येक परगने में अमीन की नियुक्ति की जाती थी। पांड्या एक अस्थायी राजस्व कर्मचारी था, जिसका कार्य समाप्त होने के बाद इस पद को समाप्त कर दिया जाता था। इसके बाद है पौनी, जो विशेष सेवादार होता था। फिर माल चपरासी, संपत्ति की सुरक्षा करता था, यानी कि जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, खजाने हैं, उनकी सुरक्षा माल चपरासी करता था। बख्शी, सेना के भुगतान का अधिकारी था। सिक्किनविस, मुहर एवं सील के अधिकारी थे और चिटनीस सचिव को बोला जाता था। ठीक है, इनको याद रखिएगा कि सूबेदार, फड़नवीस, उप फड़नवीस और कमाविंदार को उनके क्षेत्र से प्रत्येक ग्राम के लिए 1 रुपये प्राप्त होता था। ठीक है, इसके बाद दो प्रथाएं हमें मिलती हैं, एक है ताहुद्दारी और एक है तालुकदारी। है ना, तालुक यानी तालुका और एक है ताहुद्दारी। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बेसिकली जो ताहुद्दार होता है, ये उस क्षेत्र को कहा जाता है, मान लीजिए कि कोई ज़मीन है जो बंजर है। अब उस क्षेत्र को किसी स्थानीय व्यक्ति को, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिसका गांव में दबदबा है, या वो ऐसे व्यक्तियों को काम दे सकता है जो उस भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर सके। हाँ, ऐसी बंजर भूमि को किसी ऐसे स्थानीय व्यक्ति को दे देना जो इसे उपजाऊ भूमि में स्थानीय लोगों की सहायता से परिवर्तित कर सके, ताहुद्दार कहलाती है, ताहुद्दारी कहलाती है। इस प्रथा को ताहुद्दारी कहा जाता है और जिन्हें उसे दिया जाता है वह ताहुद्दार कहलाते हैं। ठीक है, मराठा काल में सिरपुर लवन ताहुत का विकास किया गया था और चार्ल्स सी इलियट के समय सिहावा और संजारी। ठीक है, उसके बाद तालुकदारी व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार मराठा थे। इसका अर्थ है कि जो भू राजस्व की वसूली के लिए क्षेत्रों को ठेकेदारी पर दिया जाना तालुकदारी व्यवस्था या तालुकादार कहलाता था। अगर हम ताहुद्दारी व्यवस्था के बारे में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो सैंडिस, जो मराठा काल में ही थे, सैंडिस के समय लोरमी और तरेंगा, इनके ईयर को याद रखिएगा। एक बार यह पूछा गया है कि 1856 के बाद कौन कौन सी ताहुद्दारियाँ निर्मित की गई थी, तो उसमें उस प्रश्न का जवाब इसमें मिलता है। लोरमी और तरेंगा 1826 में और तरेंगा 1828 में, 26 और 28 में। मराठा काल में बने सिरपुर और लवन। उसके बाद चार्ल्स इलियट के समय संजारी, खल्लारी और सिहावा 1858 में बने थे। है ना, तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि लोता, सिर, ले, सक्सी। है ना, इसको याद रख लीजिएगा तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। एक बार इससे प्रश्न बन चुका है मेरा, इस ट्रिक की वजह से ही मुझे याद नहीं आ रहा था कि आंसर क्या होगा, बट ये ट्रिक याद थी दिमाग में, तो कहीं ना कहीं मैंने रिलेट कर लिया था उस आंसर को। मराठा काल में साहूकारों से लिया जाने वाला कर बाड़ी कहलाता था। इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे आगे। मराठाकालीन भूमि को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया था, उसके बारे में इसमें वर्णन मिलता है। मुकासा और नामनुक ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान थे। बेसिकली गांव को जो दान दिया जाता था, गांवों को जिन गांवों को दान दिया जाता था उन्हें कहा जाता है। तो मुकासा और नामनुक ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान था। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दिया गया गांव दान, और देवस्थान, मंदिर के नाम पर दिया गया गांव दान, इन्हें कहा जाता है। भू राजस्व व्यवस्था, बेसिकली अगर हम राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं तो करों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से कर मराठा काल में लगाए जाते थे, तो वो है टकोली, सायर, कलाली, पंडरी, सेवई, जमींदारी कर, महल, पट्टी, टीका, शुक्राना। ठीक है, टकोली जमींदारों से प्राप्त वार्षिक नजराना, सायर आयात निर्यात कर था, कलाली आबकारी या मादक द्रव्य या शराब पर लगने वाला कर था। ठीक है, तो टकोली तो आपको याद रहेगा। शायर देखिए आयात निर्यात, है ना, तो जो शायर लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने आप प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो आप शायर से याद रखिए। कलाली को अलाली से रिलेट कीजिए और आबकारी से जोड़ दीजिए। पंडरी गैर कृषि मदों पर, यानी कि जो पांडव होते थे वो कृषि का कार्य तो नहीं करते थे, उस तरीके से याद रखिए। सेवई अस्थाई करों का समूह था। देखिए सेवई जो है वो डेली नहीं बनती, कुछ विशेष त्योहारों में बनती है, तो अस्थाई होती है, कभी बनती है कभी नहीं बनती है, याद रख लीजिए। जमींदारी कर आयात निर्यात, आयात किए हुए अनाज पे, बेसिकली जो अनाज बाहर से आता था ना, उस पर जो कर लगता था
वो जमींदारी कर होता था जो प्रति गाड़ी 3 प्याली लगाया जाता था। महल आपको पता है खालसा ज़मीन पर होगा। पट्टी देखिए, पट्टी कहाँ पे होती है? घरों के सामने। पुराने ज़माने में जब गांव में घर बनते तो इस तरीके की पट्टियाँ बनाई जाती थी, तो उससे याद रखिए घर के सामने। टीका है नजराना, अभी हम पढ़ चुके हैं। कमाविंसार को रक्षाबंधन पर दिया जाता था, पढ़ा है ना हमने? अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लीजिए। शुक्राना जो होता था कमाविंसार को रैयतों की ओर से प्राप्त होने वाली भेंट। अच्छा, इसके बारे में पढ़े हम लोग, तो इन दोनों को याद रखिएगा। विनिमय का मापन पहले कौड़ियों के माध्यम से होता था, उसके पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर कौड़ियों के माध्यम से। अब धीरे धीरे कौड़ियों का स्थान नागपुरी सिक्के ने ले लिया था। मुद्रा प्रणाली अगर देखें तो कौड़ी, गंडा, कोरी, दोगानी और रुपया, ये मुद्रा प्रणाली थी। इसे इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, कोरी, गंडा, कोरी, दुगानी, रुपया। ठीक है, और उसके बाद 4, 5, 20, 16 याद रखिएगा। तो एक गंडा यानी 4 कौड़ी, एक कोरी यानी 5 गंडा, एक दुगानी यानी 20 कोरी, और 1 रुपया यानी 16 दुगानी। ठीक है, माप तौल की प्रणाली जो फुहाई, अधेलिया, चौथिया, काठा, खंडी, गाढ़ा, इसी तरीके से याद रखना है आपको। फुहाई, अधेलिया, चौथिया, काठा, खंडी, गाढ़ा। इसके साथ जो फुहाई था वह 49/16 छटाक के बराबर था। एक अधेलिया 2 फुहाई के बराबर था। एक चौथिया 2 अधेलिया के बराबर था। एक काठा 4 चौथिया के बराबर था। एक खंडी 20 काठा और एक गाढ़ा 20 खंडी के बराबर था। दूरी मापन प्रणाली के बारे में बात करें तो मील, कोश, धाप और आधा धाप ये दूरी मापन की प्रणाली थी। अन्य प्रणालियों के बारे में बात करें जो दूरी मापने के काम आती थी, दूरी नहीं, जो मापन प्रणाली थी वो थी सेर, पंसेरी और मन। एक पंसेरी 5 सेर और एक मन 8 पसेरी के बराबर होता था, और एक मन 40 केजी के बराबर भी होता था आज के समय के अनुसार। साहित्य एवं भाषा के बारे में बात करें जिनका सृजन मराठा काल में हुआ था, तो दो प्रमुख कवि का नाम याद रखिएगा जिनकी 2 रचनाएं हैं। आप क्षमा कीजिएगा, जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं बापू रेवाराम। ठीक है, ये रतनपुर के निवासी थे और मराठा कालीन लेखक थे जिनकी रचनाएं हैं तारीखे है वंशी, सार रामायण दीप का, विक्रम विलास, गीता माधव, रामाश्वमेघ और रतनपुर का इतिहास। मराठाकालीन पंचायत एवं न्याय व्यवस्था के बारे में बात करें तो एक सदस्य, देखिए मराठाकालीन पंचायत व्यवस्था की अगर बात करें तो यह कलचुरी कालीन से जो व्यवस्था चलती आ रही थी उन्हीं का अनुसरण इनके द्वारा किया गया था। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था जिसके फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। कलचुरी कालीन पंचायत प्रणाली का प्रयोग क्या कमाविंजदार व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा गठन किया जाता था। इसका फौजदारी मामलों का निर्णय न्यायालयों में न होकर स्वयं राजा के द्वारा किया जाता था, यानी कि छत्तीसगढ़ में फौजदारी मामलों से निपटने के लिए किसी भी न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी। छोटे मोटे जो मामले होते थे वो पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे, जिसमें प्रमुखतः जुर्माने के रूप में सजाएं दी जाती थी। हमें 8 प्रकार के नागपुरी सिक्कों के प्रचलन के बारे में पता चलता है। एक व्यवस्था सेबंदी व्यवस्था जो पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, इसे याद रख लीजिएगा। ये वाली बातें हमने अभी बता दी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो होती थी उनका गठन किया जाता था जो न्याय का काम करती थी। वर्षा और बाड़ी 2 शब्द हैं जिन्हें, वह भूमि जिसमें गन्ने का उत्पादन होता था उसे वर्षा कहा जाता था और साहूकारों से लिया गया ऋण बाड़ी कहा जाता था। ठीक है, जो बातें आपको ध्यान रखनी उसमें एक है कि सारंगढ़ और रायगढ़ रियासत ने मराठों के स्थान पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था। ठीक है, हलों की संख्या के आधार पर लगान का एवं भूमि की माप का निर्धारण होता था। एक हल के पीछे 10 से 16 रुपए का लगान लिया जाता था तथा एक हल के पीछे 2 से 2.5 एकड़ की भूमि को नापा जाता था। छत्तीसगढ़ में अनाज के रूप में ऋण दिया जाता था जो सवाया या ड्योढ़ा के रूप में वसूल किया जाता था। एक मन 8 पसेरी के बराबर होता था और एक नागपुरी रुपया 16 दोगानी या फिर 3680 कौड़ी के बराबर होता था। ठीक है, इतनी बातों को हमें छत्तीसगढ़ में प्रशासन व्यवस्था में ध्यान रखनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन किस प्रकार से लागू हुआ, उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या क्या सुधार किया और कौन कौन से परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुए ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में। जो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन था वह बेसिकली 1854 से 1947 हमें आज़ादी मिलने तक रहा था, तो काफ़ी लंबा समय अंतराल था
जिसमें इन्होंने अनेक प्रशासनिक सुधार किए थे, अनेक जेल सुधार किए थे। ठीक है, यहाँ तहसीलों का गठन किया गया था, परगनों का पुनर्गठन हुआ था, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी ना, कमाविंजदारों का पद समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके की बातें हमें छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश शासन में देखनी है, तो उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है ये वीडियोस काफ़ी जल्दबाजी में बनाई जा रही हो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए, तो एक बार और देख लीजिएगा। अगर आप जितनी बार देखेंगे या जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हो सकता है कि अगला जो पीडीएफ है या अगला जो वीडियोस आए वो ग्रुप में ही ना डले और आपको पर्सनली मुझसे उसे मांगना पड़े, ऐसा चांसेस हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन्हें ग्रुप में ही डालूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।